हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक रेलवे का फिर से एक पेपर लेके आया हूँ। और वो हुआ था कब 24 मतलब 2024 का जो एलपी का पेपर था, 27 नवंबर का सेकंड शिफ्ट, उसके क्वेश्चंस लेकर। क्वेश्चंस इसमें कई तरह के हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे और थोड़े आसान भी मिलेंगे, लेकिन पेपर इसी तरीके का होता है, पेपर बैलेंस्ड बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट को लगे कि हाँ, उसको कुछ आ भी रहा है। तो आप पहले वीडियो को रोक कर खुद से सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना नंबर्स आपके बन रहे हैं। बाकी सॉल्यूशन अगर आप पहले देख रहे हैं तो हम लोग सॉल्यूशन पे शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 7:3। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, जब भी आपको चीजें रेशियो में दी हो और रेशियो में ही पूछी हो तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 7 यहाँ बोल रहा है माइनस करना है, तो 7 में से 3 चला जाएगा तो क्या होगा 4, क्योंकि x का वैल्यू आपको 7 लेना है, y का 3 लेना है। और यहाँ पे 7 और प्लस 3 10 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2:5। ये कट जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है, कट जाता है। तो रेशियो में कोई भी चीज मिनिमम में रहती है। ठीक है, तो आपका 2:5 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था। अब बोल रहा है कि 24% कमी के बाद किसी वस्तु की कीमत 988 है, तो वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी है। आपको मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखनी है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर 24% कमी की गई होगी यानी कि सामान कितने पे बेचा गया होगा, 76% पे। और 76% का वैल्यू कितना है, 988। तो आपसे पूछा है 100% का वैल्यू कितना होगा। मैंने क्या बोला, कोई भी चीज अपने आप में 100% यानी कि उसकी वास्तविक कीमत 100% रही होगी, और 24% कम करने के बाद यानी कि 76% पे वो इतने में बेच रहा है, तो 100 में कितना में बेच रहा होगा, ये करना है। जब भी इस तरह का ऑप्शन दिया हो, इसका मतलब ये नंबर किससे कट रहा होगा, 76 से कट रहा होगा। तो आप अंदाजा लगाएंगे 76 इक्यावन 76, और बच कितना जाएगा 128, कितना बचेगा 76 इक्यावन 76, और बच जाएगा 3। तो अब एक का वैल्यू ये इससे 13 बार में होगा, एक का वैल्यू 13 आया, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 1300 होगा। तो आपका 1300 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बाकी आप कई लोग कई तरीके से लिखते हैं, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। कई लोग ऐसे लिखेंगे 988 और इसके बाद लिखेंगे 76, ये 76 का वैल्यू है, और 100 का 100। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि 100% का पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद बोला गया कि इसका समांतर माध्य, आपसे समांतर माध्य पूछा है। समांतर माध्य कुछ और नहीं, बस वही माध्य ही पूछा है। अगर समांतर माध्य नहीं भी होता तब भी आप आंसर सेम तरीके से निकलता। आपको करना क्या है, इसको ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले दहाई के स्थान को जोड़ना प्रीफर करता हूँ। 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9, 90 हो गया। आपको 90 लिख लेना है। 4 1 5 8 5 13, 13 4 17, 2 17 2 19, 19 और 8 27, और 27 9 36। 36 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 126। और जब डिवाइड करना होगा तो आप कितना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 क्या 9, बच कितना जाएगा 3, 9 चौका 36, 14 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब इकाई का स्थान जोड़ते हैं तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया है 4, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा है। तो इसको कई लोग कई तरीके से करते हैं कि इसका स्क्वायर करो और 2 घटा लो। क्यों करते हैं हम लोग, घटाते क्यों, जब इसको हम लोग एक बार बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ मेरे भाई, कि अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो। ये अगर 4 दिया हो और स्क्वायर पूछा हो तो आपको पूरा कंप्लीट का स्क्वायर करना होता है। लेकिन इस साइड भी स्क्वायर करेंगे, उस साइड भी स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 16 होता है, जिसके कारण ये इससे कट जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्या होता है 16 में से 2 इधर चला जाता है, 14 आ जाता है। बाकी आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 16 का 4 का स्क्वायर करना है और 2 घटाना है, तो इसका 14 आंसर। पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर अगली बार आपको मिले क्वेश्चन तो आप पेन नहीं उठाएंगे। आपको याद कर रखना है क्या, कि अगर स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर -2 कर देंगे। एक चीज और मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो इस जगह क्या बनता, माइनस, तो इस साइड आने के बाद वो प्लस हो जाता, 16 प्लस 2 18 हो जाता। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो इसका आंसर 18 होता, प्लस साइन है तो आंसर 14 हुआ। क्योंकि प्लस इस साइड जाने के बाद क्या हो जाता है, आप देख रहे होंगे प्लस 2 इस साइड आने के बाद माइनस हो जा रहा है। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। बोला कि एक आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल 6500 है। टैंक समझते हैं आप, टैंक जो पानी रखते हैं उसमें एक आयताकार शेप में है, उसका क्षेत्रफल 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे भरे गए आयतन 2.6 घन मीटर, इसमें जो पानी भरा हुआ टोटल वो 2.6 घन मीटर है। तो इसकी गहराई कितनी है।
जब भी आपको क्षेत्रफल नीचे का दिया हो और हाइट से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम आता है। मैंने क्या बोला, क्षेत्रफल को जब हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, वॉल्यूम आता है। तो आपको क्षेत्रफल कितना दिया है, 6500, जो टैंक होगा इसको, इसकी जब हाइट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम आयतन कितना दिया है, 2.6। घन मीटर लिखा है यानी मीटर क्यूब में दिया है। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखेंगे क्षेत्रफल किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, और इस साइड दिया है मीटर क्यूब में, तो इसको भी हम लोग मीटर क्यूब में बदल लेंगे। तो आपको पता है कि स्क्वायर है तो नीचे जैसे कि बोलेगा 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो आप 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या एक लंबाई रहा होगा, एक चौड़ाई रहा होगा, इसलिए ये 100 से नहीं, एक बार 100 से लंबाई के लिए 100, फिर चौड़ाई के लिए भी 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 टर्म छिपा हुआ है इसलिए हमको 1000 मतलब 100 से और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार। बस इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। ठीक है, 13 पचा 65, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10। तो आंसर क्या आ गया आपका, एच बराबर ये दो इस साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 मीटर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की ज्ञात कीजिए जो 24, 30 और 56 से विभाज्य हो। आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन का। तो एलसीएम तो कई तरीके से आप ऐसे करके निकालते हैं जैसे बच्चे 5-6 क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। आपको सबसे बड़ा नंबर पकड़ना है। तो बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 56। अगर आपको नंबर की थोड़ी समझ है तो आप ये बता सकते हैं कि ये 7 इंटू 8 है। क्या है, 7 8 56, 7 इंटू 8 है। यानी कि अगला नंबर में इसमें हमें क्या दिख रहा है, 80 में क्या, 40 में क्या दिख रहा है, 5 इंटू 8। तो 8 तो इसमें आ चुका है, 5 नहीं आया तो 5 हम इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था, इसमें 8 आ चुका है तो इसमें 8 गुना 3 होता है, तो 3 अब कहीं पे नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, अब 65 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे आप, 65 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 5 से कर लेंगे 750 प्लस 90, 750 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 840 आपका एलसीएम होगा। ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन जब आप गौर से देखें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यानी कि इसी का कोई मल्टीपल रहा होगा, एक मल्टीपल हो, 2 मल्टीपल हो, यानी कि आंसर इसी में से निकालना है। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1640 आपका क्या हो जाता है, 1680। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1680 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम इतना होना चाहिए। इसी का कोई मल्टीपल एन टाइम्स मान कर चलते हैं। अगर ये आंसर नहीं होता तो इसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कोई भी आंसर हो सकता था। बाकी आप ऑप्शन से भी चेक करेंगे तो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, क्योंकि 9, इसमें 9 दिख रहा है तो ये आंसर तो पहले नहीं हुआ, क्योंकि 9 किसी में से नहीं बन रहा है, सिर्फ 3 बन रहा है। इसमें इसमें भी 9 बन रहा है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें 9 बन रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें सिर्फ 3 बन रहा है, यानी कि नंबर देख के भी मैं आंसर कर सकता था, क्योंकि 24 बाकी किसी में 3 नहीं दिख रहा है। 40 में भी 3 का कोई मल्टीपल नहीं होता है, 56 में भी मल्टीपल नहीं होता है ना, सही बात। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब कि मैं करता तो चाहता तो ऑप्शन से भी इसको उड़ा सकता था। बोला गया यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के द्वारा उस काम को करने में कितना समय लगेगा। आप इस क्वेश्चन को रोक कर सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपको रियल में कितना टाइम लगा, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा आप देखना कम टाइम लगेगा। हालांकि करने का एक पूरा लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने सॉल्यूशन पे करना है, अपने आंसर पे करना है। कैसे, आपको करना क्या है कि मैं पहले बेसिक समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 6 मैन प्लस 8 बॉय, ये कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। और फिर 26 मैन, पूरा बेसिक समझाता हूं मैं आपको, फिर आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि ये क्वेश्चंस आप जल्दी कर पाएंगे। 26 मैन और 48 लड़के उस काम को 2 दिन में करते हैं, और पूछा है आपसे जो पूछा है। तो आप जब भी इसको करते हैं तो आप इसका एलसीएम निकालते हैं 10, और ये 5 चला जाता है, ये 10 आता है, ये कितना आता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। ठीक है, या फिर आप एलसीएम हम लोग क्यों निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं कि ये नंबर इससे डिवाइड हो सके। तो हम डायरेक्ट ऐसा मान लें कि ये 20 ही होता, 20 ही एलसीएम अगर हो इसका, तब भी इसके आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 2 10 हो जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया 2m प्लस 8 इक्वल टू का क्या है 2, और इसका 10। तो इस कारण से ये वाला टर्म क्या होता है, हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आपको बताते हैं कि करना क्या है, अब इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है।
आपको सिर्फ और सिर्फ पहले एक आदमी पे फोकस करना है। जैसे मैं पुरुष की बात करता हूँ तो पुरुष पे फोकस करना है। 10 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा 60, और इसमें देखेंगे कितना है 2 को 26 से गुना करेंगे, पुरुष पे फोकस करेंगे तो कितना होगा 52। तो यहाँ से 60 और 52 का डिफरेंस आपको निकालना है। तो 8 मेन आएगा, कितना आएगा 8 मेन। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 80, 8 लड़के पे फोकस करेंगे तो 80, और यहाँ से आएगा 48 में 96, 80 में से 96 में से 80 चला जाएगा 16। यानी कि हमें पता चल गया कि बॉय और मेन का जो रेशियो है वो 8 मेन 16 बॉय के बराबर है। तो यहाँ से हमारा एफिशिएंसी 16/8 यानी कि 2/1 आ जाएगा। यानी कि हम इतना सा लिखने के बाद ये बता सकते हैं कि मेन 2 यूनिट काम कर रहा होगा और बॉय 1 यूनिट काम कर रहा होगा। आपको एग्जाम में इतना सा अगर लिखते हैं तो आप समझिए कि आप सही कैलकुलेशन मतलब जल्दी कर पाएंगे औरों की तुलना में। अब जैसे देखें, आप किसी से भी फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना होगा 6 दूनी 12 और 8 20। मैं क्या कर रहा हूँ, मेन कितना है 2 गुना 6, 2 यूनिट कर रहा है 6 मेन इतना होगा, और 1 गुना 8, ठीक है। और कितने दिन तक कर रहे हैं ये लोग, 10 दिन तक कर रहे हैं। तो ये हमारा टोटल वर्क होगा। इसको भी आप मेंटली कर सकते थे, 12 8 20, 20 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क हमारा 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 यूनिट हमारा टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क। अब क्या है, आपसे पूछा है 15 पुरुष, तो 15 पुरुष कितना, एक पुरुष अगर 2 यूनिट काम कर रहा है 15 पुरुष कितना करेगा 30। तो 120 को 30 और प्लस 30, 30 और 20 50, 50 लोग कितना करेंगे 30 और 20 50, मैंने कुछ गलत किया क्या, 12 8 20 और 10 200 होगा ना। टोटल वर्क निकालने में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं बताता हूँ शॉर्ट करने के चक्कर में। टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क 8 पुरुष, एक पुरुष अगर 2 यूनिट कर रहा है तो 6 पुरुष इतना करेगा, 6 गुना 2 प्लस 1 में बॉय कितना कर रहा है 1 यूनिट, तो 8 लड़के इतने करेंगे, और सब मिलकर कितना दिन में कर रहा है, तो ये 10 दिन में कर रहा है। तो 12 8 20, तो 200 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर टोटल वर्क 200 है और दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो 15 पुरुष से करवाना है, तो 15 पुरुष 2 दिन में 2 यूनिट अगर एक पुरुष कर रहा है तो 15 यूनिट पुरुष कितना करेगा 300 करेगा और 30 करेगा, और एक बॉय अगर 1 यूनिट कर रहा है तो 20 बॉय 20 करेगा, तो 30 20 कितना होगा 50। और जब 50 को आप 50 को अगर 200 से डिवाइड करेंगे, 200 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4। आपका 4 करेक्ट आंसर होगा, इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता है। बस आपको क्या करना है, पहले बॉय पे और फिर मेन पे, मतलब पहले मेन पे और फिर उसके बाद बॉय पे फोकस करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस लेना है, उसका टोटल वर्क निकालना है और जो पूछा है उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहेंगे, ठीक है। यदि किसी दिए गए आंकड़े के लिए बहुलक इतना है और माध्य इतना है तो अभी अनुभव जन्य सूत्र का उपयोग करके उस आंकड़े का माध्यक निकालिए। में कि माध्यक पूछे या माध्यिका पूछे सेम बात है, या मीडियन बोले, तीनों एक ही बात है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, और अगर आप अभी भी नहीं कर पाते समझिए क्या स्थिति है। बहुलक बराबर क्या होता है, आपको मैं लिखता हूं, बहुलक बराबर माध्य 3 गुना माध्यिका, जिसको माध्यक भी बोलते हैं, माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये क्या होता है मेरे भाई, ये फॉर्मूला होता है। अब आपसे बोला गया है बहुलक कितना है 24.6 और माध्य कितना है, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर इस साइड आएगा तो प्लस में होगा 2 इंटू 20.1 इज इक्वल टू 3 गुना माध्यिका। माध्यिका को मैं m लिख लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 24.6 और ये 40.2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा तो ये 8 और ये 4 और ये 6, इसको 3 से क्या करना है 3 गुना माध्यिका, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकान 3, 3 छक्का 18, 21.6 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखें, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, अगर उसने से 20% कम में खरीदा होता और 10.5 में कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान के चलिए वो क्रय मूल्य 100 रहा होगा, अगर 25% के लाभ पे बेच रहा है तो कितना पे बेच रहा होगा 125 में बेच रहा होगा, 25% लाभ उसमें ऐड हो गए, ये सीपी है, सीपी में 25% ऐड होके एसपी बना होगा, 125 में बेच रहा होगा।
यदि इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी कि ये 100 में खरीद के ना के ये इसको 80 में खरीदा होता, 20% कम कर देंगे तो ये 80 में खरीदा होता, और जो ये 125 में बेच रहा था, ठीक है, 125 यूनिट में बेच रहा था, वो अगर इससे 10%, 10.5 कम में बेचा होता, ठीक है, इससे कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता, यानी कि ये 80 का कितना होता, 30% लाभ। 30% लाभ की अगर बात करें तो कितना होगा, 30% लाभ, तो 130 में बेचा होगा, 30% लाभ, यानी कि एसजीपी में 30% ऐड होके 130 से बेचा होगा, तो यहाँ से आप इसको निकालेंगे तो ये 13,874 से 104 में बेचा होगा। मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, और ये आपका रुपया में दिया हुआ है। तो 100 कोई चीज पहले 104 में रुपया में अब बिक रहा है और पहले 125 में बिक रहा था, तो उसका डिफरेंस कितना दिया आपको, 10.5 दिया हुआ है। तो आप बता देंगे क्या इस दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 21 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 21 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10.50, ठीक है। और आपसे पूछा है क्रय इस 100 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो आप देखेंगे ये इसे कितने बार में कट रहा है, तो ये 5 बार में चला जा रहा है, 5 5 10, 0.5 बार में 50 बार में चला जा रहा है। तो इसका 0.50 निकालेंगे तो क्या होगा, ये 50 रुपीज आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है यदि अंश में 2 जोड़ा जाए और हर में 5 जोड़ा जाए तो एक भिन्न 1/2 हो जाती है, और यदि अंश और हर के दोनों में से 2 घटाया जाए तो यह 1/3 हो जाती है। तो भिन्न के अंश और हर और अंश के बीच का धनात्मक अंतर कितना है। तो आपको मानना है कि अंश x है और हर क्या है, y है, यानी कि न्यूमिनेटर 1 x है और डिनोमिनेटर y है, और बोला कि इसमें 2 जोड़ते हैं और इसमें 5 जब जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1/2। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इससे और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे। तो हम लोग पहले इक्वेशन को एक लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे। ये y इस साइड से इस साइड आएगा तो -y इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ये 5 इस साइड 5 रहा होगा और ये 4 इस साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो तुम्हारा क्या आ गया, 2x - y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगला कंडीशन बोलता है कि x - 2 और y - 2 करने पर हमारा 1/3 आता है। इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3x और ये y प्लस इस वाला साइड आएगा तो -y, और जब ध्यान से देखेंगे तो ये -2 इस साइड -2 रहा होगा और यहाँ से 6 इस साइड आ जाएगा +6, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये आया, सेकंड इक्वेशन ये आया, तो आप अब यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे तो 3x - y इज इक्वल टू 4, और जब एक दूसरे में से घटाते हैं तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये वाला टर्म हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, जिसके कारण ये -2x इज इक्वल टू क्या होगा, सबका साइन चेंज होगा तो ये -3, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, और यहाँ पे आप इसमें से 2 में से घटाएंगे तो सिर्फ x आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आएगा, -x आएगा और ये -3 आएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। जब x का वैल्यू 3 आ गया तो आप जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, -y इक्वल टू 3 3 9 इस साइड आएगा तो -5, तो ये इससे कट जाएगा, तो y हमारा आ गया 5 और x कितना आ गया 3। तो बोला इसी का डिफरेंस बताइए, तो 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है कुछ चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 12 पेन 7 पेंसिल की कीमत 233 है, यदि एक पेन की कीमत 1.5 कम हो जाती और एक पेंसिल की कीमत 1 बढ़ जाती तो 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 48 है, तो 2 पेन और 3 पेंसिल की मूल कीमत कितनी है। तो आप मान लें पेन को मैं x मान लो और पेंसिल को y मान लो, कोई दिक्कत, तो 12 पेन का कीमत कुछ नहीं 12x रहा होगा और 7 पेंसिल का कीमत 7y रहा होगा, तो ये 233 है। मैंने पेन को x और पेंसिल को y रख लिया है। अब बोला पेन की कीमत पहले x था तो अब x माइनस 1.5 है, और पेंसिल एक बढ़ जा रहा है तो y + 1 हो जा रहा है, जिसके कारण 2 पेन, तो 2 पेन x - 1.5 प्लस कितना पेन 3 पेंसिल, और y पेंसिल पहले था अब 1 बढ़ जा रहा है, जिसके कारण इसका कीमत कितना हो जा रहा है 48। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 2x + 3y
और यहाँ से क्या होगा 3 बनेगा और यहाँ से भी 3 बनेगा, एक प्लस का बनेगा एक माइनस का बनेगा, जिसके कारण ये कट जाएगा। इसका मतलब ये 2x + 3y कितना है हमारा 48 है। और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, 12x + 7y = 233 और 2x + 3y = कितना 48। तो आप किसी एक को इक्वल कर लेंगे। तो मैं पहले कहूंगा कि 2x को अगर हम इक्वेशन को इक्वल कर लें, तो अगर हम इस पूरे टर्म को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये हमारा कितना बनेगा 12 और ये 18 और ये 24, 48 गुना 6। तो अब ये 12 है, तो हम एक दूसरे को आपस में जब माइनस करेंगे तो ये माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ये 12 से ये 12 चला जाएगा। 12 2 नहीं दिख रहा आपको, लेकिन ये 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 होगा। मैंने कम लिखा है, आपको भी कम लिखने का कोशिश करना है। अब यहाँ 7y है, यहाँ 18 है, -18 में से 7 चला जाएगा, माइनस कितना 18 में से 7 चला जाएगा तो -11 होगा। -11 का वैल्यू कितना होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240 + 48, 288 में से 233 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -55 आपको आंसर होगा। y से y चला जाएगा, 11 × 5 = 55, y = कितना हो जाएगा 5। अब या तो आप इसमें रखें या इसमें रखें, किसी से रखकर निकाल सकते हैं। तो मैं पहले में ही रख देता हूँ, 12x + 7 × 5 = 35 = 233। 12x = क्या हो जाएगा, 35 में घट जाएगा तो पहले 33 घटा लेते हैं, फिर 2 घटा लेंगे तो 198 आ जाएगा। तो 12 से ये कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 2 पेन। तो पेन मैंने कितना माना था, x माना था, तो आपको इसका 2 का वैल्यू पूछ रहा है। 2 पेन का क्या होगा 2x का वैल्यू। तो आप बताएंगे कि ये इसको 6 से डिवाइड करने पे हमारा, इसको जब 6 से काट डिवाइड कर दें तो इस साइड भी 6 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 पेन का कीमत कितना आ जाएगा, 6 × 18, 6 × 18, यानी 2 पेन का कीमत 33 आ जाएगा। और आपसे पूछा है 3 पेंसिल, 3 पेंसिल कितना हो जाएगा, 3y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 5 = 15 और 55 और 33 और 15 जोड़ेंगे तो 48 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत। आपको यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो 12 निकालने के बाद उसको नहीं कटा पाने के कारण भी एग्जाम में फंस गया होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको 12 को सिर्फ 6 से डिवाइड करके आंसर निकाल लेना था, क्योंकि क्वेश्चंस को अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वर्णा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। 125% का मतलब आप क्या समझते हैं कि कोई आदमी अगर 100 रुपये कमा रहा हो और 125% अधिक, 100 से 125 अधिक, यानी कि ये 225 की बात कर रहा है। या तो ये समझ सकते हैं, या फिर हम लोग 125% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 125/100 लिखेंगे। 25 चौका 100, 25 पंचा 125, यानी कि कोई संख्या 4 था और 5 उसमें ज्यादा है, तो इसका मतलब कोई 4 है तो ये 9 कर रहा हो। या तो आप ऐसे करें या तो ऐसे करें, इसको भी अगर आप कन्वर्ट कर देंगे 25 चौक 100, 25 225, तो सारा तरीका आपको करने का है। आप ऐसे करें या ऐसे करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 4 9 आ गया है तो मैं इसी से ही कर लेता हूँ कि अब क्या है कि स्वर्णा जो है उसका क्या है, बचत उसकी व्यय से, उसका व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। तो व्यय जो है, बचत जो है उसका, बचत की बात कर रहा है, बचत 4 है तो व्यय क्या है उसका 9 है। तो आप बताएंगे कि व्यय और बचत जब जोड़ते हैं तो वो उसकी आय होती है। यानी कि अगर आपका जो इनकम है और कितना आप खर्चा कर रहे हैं और कितना आप बचत कर रहे हैं, वही आपका क्या होता है, कुल आय होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया 9 रुपया कमा रहा है तो आय क्या है, तो 13 होगा। और ये सारी चीजें रेशियो में होती है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और चीजें जब रेशियो में देकर रेशियो में ही पूछा गया हो तो डाटा को अपने हिसाब से, इसको मैं 8 18 भी कर सकता हूँ, इसको 26 कर सकता हूँ, इसको 5 से इसको 5 से गुना करता हूँ, किसी से भी कर सकता हूँ, बशर्ते कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि 400 रुपये बचत कर रहा हो, 900 रुपये व्यय कर रहा है और 1300 रुपये उसका आय है। मैंने ऐसा क्यों किया कि इसका परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब बोला उसका व्यय 6% कम हो जाता है। अगर इसका 6% हम लोग निकालेंगे, 9 का 6%, 9 6 का 54, 2 0 कट जाएगा तो 54 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 रुपये और बचत कितना बढ़ जाता है 26.5, तो बचत कितना, ये क्या हो गया, कम हो गया, और बचत कितना बढ़ गया, इसका 26.5 निकालना क्या है, 2 0 कट जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौका 20 और कितना 6 चौक 24, 2 26, अब 4 ने 8 2 10, तो यहाँ पर एक डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 106।
यानी कि बचत 100 हो गया, ये -6 हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा जो हमारा चीजें कंप्लीट हो जाए। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100 102 नहीं 52 हो जाएगा 52, और इसको जोड़े इसमें से ये घट जाएगा तो 52 आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने डेविएशन पे काम किया, यानी कि जो चीजें ये व्यय है और बोला कि व्यय -54 कम हो गया और बचत इतना बढ़ गया, तो ओवरऑल आय पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, आय 52 रुपया बढ़ गया होगा, बचत 106 हो गया होगा और व्यय -54 हो गया तो ये हमारा 52 हो गया। और पूछा है कि उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 52 जो है उसकी वर्तमान आय है, और आय किसके तुलना में, पिछले आय की तुलना में बढ़ेगा तो 103 1300, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालेंगे तो आप यही बताएंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 13 चौका 52, यानी कि इसका 4% क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। डी आपका राइट आंसर होगा। इससे अच्छा और इससे शॉर्ट तरीका शायद इस क्वेश्चन का नहीं होगा मेरे ख्याल से। एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। 30% का छूट देने का मतलब वो वस्तु को 70% पे बेच रहा है, तो 70% का अगर वैल्यू, ये क्वेश्चन पहले भी इस तरह का था, ये क्वेश्चन 70% का वैल्यू 12460 है, और मैंने बोला कि कोई चीज अपने आप में 100% होती है, तो 70% का वैल्यू इतना था, तो 100% का वैल्यू आपसे पूछा है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, इसका मतलब ये चीजें 70 से, यानी कि 7 से कट रहा होगा, तो हम लोग 10 का वैल्यू निकालेंगे, तो 7 से अगर हम इसको काट दें, 7 1 7 बचेगा कितना, 5 54 7 49 87 56, इतना आएगा। 10 का वैल्यू इतना आ गया, 100 का वैल्यू कितना होगा, 17800, कितना होगा 17800, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 0 से 0 काट के भी हम लोग कर सकते थे, या आप अगर लिखना चाहते हैं तो कोई बच्चे ऐसे भी पसंद करते हैं, 1460 इज इक्वल टू 70 गुना 100, यहाँ से भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। बस लिखने का तरीका है, 70 का वैल्यू इतना तो 100 का वैल्यू कितना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला रमेश और सुरेश, कौन कौन, रमेश और एक सुरेश, की मिट्टी की इमारतों की ऊंचाई, उन्होंने मिट्टी की इमारतें बनाई जिसकी ऊंचाई कितना है, 8 है और 15 है, और वो एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर दूर है। इमारत बनाया मिट्टी का, इधर भी इधर भी, तो वो क्या है, एक का 8 है एक का 15, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है वो कितना है, वो है 24। तो बोल रहा है मिट्टी की इमारतें एक दूसरे से शीर्ष जो है उसकी डिस्टेंस कितनी रही होगी। मानते हैं जहाँ पे रमेश है हमारा, रमेश क्या कर रहा है, 8 मीटर का बना रहा है, ये हमारा 8 मीटर का है। और एक है सुरेश जो थोड़ा सा पैसा वाला है, तो उसने क्या किया, 15 मीटर का बना दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है ये 24 मीटर ही है। ठीक है, थोड़ा सा आप ये समझ लें, इतना ये और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैंने 15 इतना बड़ा लिया है, तो ये और बड़ा होना चाहिए, सिर्फ आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। उसकी मिट्टी की इमारतें एक दूसरे के शीर्ष से कितनी दूरी है, यानी कि जो इसका शीर्ष है इसके शीर्ष से कितना दूरी, ये शीर्ष का डिस्टेंस आपसे पूछा है। क्या पूछा है, ये शीर्ष का डिस्टेंस आपसे पूछा है। तो आप बताएंगे मेरे भाई कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं, मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं, तो आप बताएंगे अगर ये 8 है तो ये भी कितना रहा होगा, ये 8 रहा होगा। ये वाला टर्म अगर यहाँ से लेके यहाँ आता 8 है, तो ये वाला टर्म यहाँ से आता कितना होगा, 8 होगा। तो ये वाला टर्म कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, आप ये बता देंगे। अगर ये 24 है तो ये भी कितना रहा होगा, 24 रहा होगा। अगर मेरे भाई आपने पहले तैयारी की है या कहीं से कुछ भी पढ़ा है, तो आपने ट्रिपलेट्स भी पढ़ा होगा, 7 24 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट्स, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग वो आता है, यानी कि 7 का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, ए बी सी। अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। हालांकि आपने अगर 7 24 25 पढ़ा हुआ तो यहाँ से देखते ही आप बता देंगे इसका आंसर कि 25 होगा। बाकी आप इसको 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर रखेंगे, फिर अंडर रूट निकालेंगे, तो तब भी आंसर यही आएगा। लेकिन आपको ट्रिपलेट्स याद रहनी चाहिए। अब देखिए ये दिख रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बोर्ड पे। मैं आपको समझा देता हूँ क्या, हेडफोन और मोबाइल फोन की कुल कितनी इकाइयाँ एक साथ बेची गई। यहाँ पे आपका हेडफोन है, कहाँ पे हेडफोन है, यहाँ पर हेडफोन है, जिसके ऊपर क्या लिखा है मेरे भाई, जिसके ऊपर हेडफोन यहाँ पर है, जिसके ऊपर यहाँ पर 10 लिखा है। और क्या बोला, हेडफोन और मोबाइल, मोबाइल कहाँ पे है, मोबाइल फोन यहाँ पर है, जिसके ऊपर 35 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 35। तो बोला गया है कि आपसे कितनी इकाइयाँ, तो 35 प्लस 45 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस देखना था आपको और जोड़ देना था।
इसी तरह इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे भी गए थे पिछले साल एलपी में, तो इसके लिए आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 1300 की राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में इतना देती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रेट, यानी कि दर क्या है, तो आप बताएंगे प्रति साल कितना इंटरेस्ट बन रहा है और किस अमाउंट पे बन रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। तो कई ऐसे होंगे पीआरटी बटा 100 लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा अगर 5 साल में इतना ब्याज दे रहा है तो 1 साल में कितना देगा? वो देगा 104 रुपया। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 5 0 5 चौका 20, 104। तो 104 जो है कितना होगा? 520 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 104। 104 रुपया 1300 का कितना प्रतिशत है? अगर ये भी आप निकाल देंगे तब भी आप कहेंगे कि रेट हमारा आंसर आ जाएगा। 1300 का कितना प्रतिशत है? तो x लगा देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 13 एक 13, 13 8 74 से 8% क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। एक स्टूडेंट होगा जो इस तरीके से करेगा, जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, यानी कि वो समझता है कि रेट क्या होता है, कि 1 साल में लगने वाले ब्याज और किस अमाउंट पे लग रहा है, उसी का जो परसेंटेज होता है उसी को हम लोग रेट परसेंट बोलते हैं। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 520 गुना पी क्या है? 1300 गुना आर कितना है निकालना है, टी कितना है 5, और यहाँ से 100, और यहाँ से करके आप खुश हो रहे होंगे, ये 104, और यहाँ से 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना 8 आंसर आर बराबर आ जाएगा। इसमें भी बुराई नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से आप करते हैं तो आप थोड़े से स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है। बाकी ये बच्चे वाला मेथड है जो 5 क्लास 6 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है एक चोर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुलिस के द्वारा पीछा किया जाता है। चोर चोरी करके भागा, पुलिस उसके पीछे भागा। वाह! यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है, चोर भाग रहा है यहाँ पे, जैसे मान के चलते हैं यहाँ है, ये यहाँ पर चोर है, यहाँ पे चोर को मैं बना देता हूँ, एकदम खुश होके भाग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पुलिस है, पुलिस नाराज होकर भाग रहा है क्योंकि इसको कुछ दिन से सैलरी नहीं मिला है, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे चोर ने देखा पुलिस को, किसने देखा? चोर ने किसको देखा? पुलिस को। और ये एक दूसरे से कितना मात्र 100 मीटर के डिस्टेंस पे था, 100 मीटर। चोर का नजर पड़ा पुलिस पे, पुलिस का नजर पड़ा चोर पे, दोनों एक दूसरे को देखा, चोर का भागो, पुलिस आया, तो चोर भागना शुरू किया, पुलिस भी उसके पीछे पड़ गया, एकदम पूरा स्पीड में पीछा किया जा रहा है। तो पुलिस चोर वाले से 100 मीटर आगे, तो पुलिस चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो मेरे भाई ये क्या है? ये टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है कि 100 मीटर को कवर करने में, यही पूछ रहा है कि 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में चोर को कितना टाइम लगेगा, पुलिस को कितना टाइम लगेगा। क्योंकि चोर भाग रहा है, पुलिस इसके पीछे भाग रहा है। चोर भाग रहा है 10 के स्पीड से, नहीं 8 के स्पीड से, पुलिस भाग रहा है 10 के स्पीड से। अब मान लो चोर भाग रहा है 8 के स्पीड से, पुलिस भाग रहा है 6 के स्पीड से, जिंदगी में कहीं पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए पुलिस का स्पीड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो कितना है? 2 ज्यादा है, ठीक है। तो दो ज्यादा है, वो यानी कि हर एक टाइम उसका जो रिलेटिव स्पीड है, दोनों के बीच में जो सापेक्षिक गति है, उसका डिफरेंस हमेशा क्या है? 2 है। सापेक्षिक गति कितनी है? 2। तो 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से इसको पीछे कर रहा होगा। और चूंकि उतना बड़ा डिस्टेंस तो है नहीं, तो छोटा डिस्टेंस है, मीटर में है, तो इसको भी 2 किलोमीटर प्रति घंटे को हम क्या कर लेंगे? मीटर पर सेकंड बदल लेंगे। दो इसको 5 बटा 18 से गुना करते हैं तो 18 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5 से 10, 10 से 1 जीरो चला जाएगा, तो 18 180 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और 180 सेकंड में आएगा ये आंसर। क्या मैंने किया था? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था 5 बटा 18 से करने से। तो 180 सेकंड कितने मिनट के बराबर होता है? तो इसको आपको 60 से डिवाइड करके देखेंगे, लेकिन 60 या 180 होता है, तो 3 मिनट इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बस ये चीजें आपको समझनी थी, लिखना उतना सही था। अच्छा लगा क्वेश्चन चोर पुलिस का कहानी सुन के? अब बोला एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 21 24 4/7 है, तो गोले का व्यास क्या है यदि इसका वैल्यू निकालिए। आपको पता है मेरे भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? क्या बोल देंगे? सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर नहीं स्फेयर। ये क्या होता है? 4πr²। ये फॉर्मूला आपको 10th 9th 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब 4 तो है ही, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर का वैल्यू आपको नहीं दिया है, आर का वैल्यू आपको निकालना नहीं है, आपको डी का वैल्यू निकालना है व्यास का, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। 21 24 4/7।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा, इसको मैं साइड में यहाँ कर दे रहा हूँ। 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, 7 एक 7 1 8, 4 दूनी 7 दूनी 14, ठीक है। इसमें जब 4 जोड़ देंगे तो 8 4 12, 6 1 7 8 14 बटा 7, और इसी का वैल्यू कितना दिया है 4, 22 बटा 7 इंटू आर स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, ये 4 से भी कटता हुआ नजर आ रहा है, तो 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, बच जाएगा जो 4 7 28, बच जाएगा 18 चौक 72, 11 दूनी 22, 11 तेरह 33, बच जाएगा कितना 4, 11 तेरह 33, 11 88। अब ये 2 से चला जाएगा कितने बार में 1, 16 दूनी 32 और ये 9, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया हमारा 169, तो आर का वैल्यू कोई बता देगा, ये 13 का स्क्वायर होता है। अगर रेडियस 13 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 13 का 2 गुना 26। आपको पता है कि व्यास क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, ठीक है। डी इक्वल टू क्या होता है 2r होता है। बोला गया कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू और आर के समद्विभाजक, मैं पहले त्रिभुज बनाता हूँ, अच्छा सा सुंदर सा गोरा सा और स्मार्ट सा, ये है त्रिभुज हमारा। त्रिभुज कैसा बनाऊं मैं, चलो मैं पिंक नहीं, कौन सा कलर है ये, जो भी कलर है, ठीक है। ये हमारा एक अच्छा सा ट्रायंगल है, दिख रहा है ट्रायंगल, थोड़ा मोटा कर दें क्या, अब ट्रायंगल को मैं लूंगा, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, चलो मैं रेड ट्रायंगल लेता हूँ, और रेड ट्रायंगल मोटा नहीं हो सकता है क्या, ट्रायंगल मोटा नहीं हो रहा, बस आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। बोला गया है क्या कि एक त्रिभुज है P, यहाँ पर P है, यार कितना मोटा हो गया, ये मोटा कुछ ज्यादा नहीं हो गया, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है, एक त्रिभुज है PQR। बोला कि इसके आंतरिक समद्विभाजक, यानी कि आंतरिक समद्विभाजक किसको बोलते हैं, एंगल बायसेक्टर को। एंगल बायसेक्टर मतलब यहाँ पर कोई कोण बन रहा होगा, कोण समद्विभाजक, जहाँ पर आंतरिक की जगह कोण समद्विभाजक भी दिया जा सकता था। ये कोण समद्विभाजक यहाँ इंग्लिश में देखेंगे तो एंगल बायसेक्टर, इसके एंगल बायसेक्टर यहाँ पर, इसके एंगल बायसेक्टर यहाँ पर आकर मिलते हैं, इसके भी आकर मिलेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं, क्यू आर का ही से बोला गया है, हम लोग क्यू आर का ही लेंगे, क्यू आर के आंतरिक कोण समद्विभाजक यहाँ पर आकर मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एंगल बन रहा होगा थीटा, और आपको दिया है पी का वैल्यू कितना 75 डिग्री, आपसे थीटा का वैल्यू पूछा है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो एसएससी ना जाने कम से कम 500 बार पूछा होगा, कई बार भर भर के पूछा है, तो जो स्टूडेंट एसएससी को होंगे उनको ये शॉर्टकट याद होगा कि जब भी आपको थीटा पूछा गया होता है तो आप करते क्या है 90 प्लस जो पी जो है उसके सामने कोई भी जो एंगल है उसको थीटा बाय उसका बटा 2, तो ये 90 हो जाएगा, और आप जब 75 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 बटा 2 लिख देता हूँ मैं, 90 प्लस 75 का आधा 37.5, कोई दिक्कत, और ये 127.5 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। आपको ये बात याद रखनी है, कौन सी बात, जो मैंने आपको बताई, और इसको अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम जल्दी आसान हो जाएगा। बाकी इसका प्रूफ मैं जब आपको बेसिक से सिखाऊंगा तो बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, और एक एक क्वेश्चन में अगर मैं सारी बातें बेसिक बताने लगूँ तो ये वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा और आपको फिर पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। बोला निम्नलिखित में कौन संख्या 2/3 से बड़ी है और 4/5 से छोटी है, आपसे बोला 2/3 लिखा है और 4/5 लिखा है, ये बहुत छोटी बात पूछ दी इसने, आप रख के देखेंगे 2/3 से बड़ी होनी चाहिए, 3/4 अगर मैं यहाँ रखूँ तो 9 ये 4 9 ये 8, इससे तो बड़ा है, तो क्या इससे छोटा है 15 और ये 16, तो हाँ इससे छोटा है, तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। मैंने ये क्या किया, आपको समझना है एक चीज कि आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मान लो इसका मल्टीप्लाई किया मैंने 8 और इसका मल्टीप्लाई किया इससे 9, तो जो ऊपर वाला है यानी कि अंश वाला संख्या से अगर मल्टीप्लाई करने से ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो वही उसका मान होता है, यानी कि ये 8 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, तो ये बड़ा होगा 9 ये 8। अब ये वाला क्या हो गया बड़ा, और जब इससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ गया 15 और ये कितना आ गया 16, तो अब क्या हो गया ये वाला बड़ा हो गया, तो ये इससे छोटा हो गया। तो आपको करना कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में जो होगा, मान के चलें कि ये 9 हो गया, ऊपर वाला को कंसिडर करते हुए
आपका वो वैल्यू होता है कि ये वाला बड़ा, ये छोटा है। ठीक है मेरे भाई, तो इतना ही क्वेश्चन था, टोटल 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एलपी में। तो अगर वीडियो आपको कैसा लगा अपने फीडबैक कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आपका स्कोर क्या आया वो भी लिखिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।